नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है विधिशास्त्र में जस एड रेम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस एड रेम। वस्तुलक्षी न्यायसंगत अधिकार। किसी अधिकार से उत्पन्न अधिकार को जस एड रेम कहते हैं। आशय यह है कि अधिकार के धारणकर्ता या स्वामी को यह अधिकार रहता है कि वह कोई अन्य अधिकार स्वयं को अंतरित करा सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कै और खे के बीच किसी भूमि को बेचने की संविदा होती है, यानी कै की भूमि का स्वामी है, वो खे को भूमि बेचने की संविदा करता है। तो कै तो हो गया भूस्वामी विक्रेता और खे हो गया खरीदार क्रेता। तो ये संविदा होने से खे को ये अधिकार मिल जाता है कि वह कै यानी भूमि के स्वामी से भूमि की विक्रय विलेख और भूमि के कागजात स्वयं को अंतरित करा सकता है। खे को ये अधिकार इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि कै और खे के बीच संविदा हुई है। तो संविदा के अधिकार से उत्पन्न इस अधिकार को, जिसके द्वारा खे अपने नाम भूमि को अंतरित करा सकता है, जस एड रेम कहते हैं। क्योंकि यह संविदा का जो अधिकार है उस एक अधिकार से उत्पन्न अधिकार है। इसे वस्तुलक्षी न्यायसंगत अधिकार भी कहा गया है। अब हम बात करें कुछ विधिक अधिकार और दूसरे अधिकारों में क्या अंतर है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। और विधिक अधिकार क्या है? जो किसी साधारण अधिनियम या सामान्य अधिनियम के तहत व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वो विधिक अधिकार कहलाता है। यानी जिसके पीछे विधि की मान्यता और विधि का संरक्षण होता है और राज्य जिसे प्रवर्तित करवा सकता है, वो विधिक अधिकार कहलाता है। तो विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार सर्वोच्च होते हैं और उनमें संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। जबकि साधारण अधिकार किसी भी विधि निर्मात्री शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दूसरा अंतर, साधारण अधिकार या जैसे अन्य विधिक अधिकार है वो राज्य द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है केवल संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से ही। वैध अधिकारों का प्रवर्तन यानी जो सामान्य विधिक अधिकार है उनका प्रवर्तन साधारण विधि और केवल प्रक्रिया पर हो सकता है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य और व्यक्तियों के मध्य संबंध को नियंत्रित करते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है पारस्परिक, उससे मौलिक अधिकारों का कुछ लेना देना नहीं होता है। दोनों में एक भेद ये भी है कि साधारण अधिकार का परित्याग किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार का परित्याग किसी नागरिक द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में दिए गए विधि के समक्ष समता के अधिकार को त्याग करता हूं और राज्य को अधिकार देता हूं कि वो मेरे साथ भेदभाव कर सके। तो इस प्रकार साधारण वैध अधिकार जो है विधिक अधिकार, उनको तो त्यागा जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों का परित्याग किसी नागरिक द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोनों के प्रवर्तन में भी अंतर है। साधारण विधिक अधिकार का प्रवर्तन साधारण ढंग से होता है, जो उस अधिनियम में वर्णित होता है उसके माध्यम से,
परंतु मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के संबंध में और उन्हें सुरक्षित रखने के निमित्त उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा विशेष कार्य सौंपा गया है। यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके माध्यम से मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवा सकता है, उन्हें लागू करवा सकता है। तो ये तो बात हुई विधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर की। इसके बाद हम देखें कि विधिक अधिकार और नैतिक अधिकार में क्या अंतर है। नैतिक अधिकारों को नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। ये विधिक अधिकार से भिन्न होते हैं। नैतिक अधिकार जो है ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मान्य और संरक्षित होते हैं और उनका उल्लंघन नैतिक अपकार कहलाता है, जबकि विधिक अधिकार ऐसे हितों से संबंधित होते हैं जो राज्य की विधि द्वारा मान्य और संरक्षित रहते हैं। जर्मी बेंथम जो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हुए हैं, उन्होंने नैतिक तथा विधिक अधिकारों के भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। उनके अनुसार समस्त अधिकार विधिक अधिकार होते हैं और सभी का उद्भव राज्य के द्वारा होता है। परंतु बेंथम की यह धारणा सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि नैतिक अधिकारों के अस्तित्व को अस्वीकार करने का मतलब होगा नैतिक कर्तव्यों को भी अस्वीकार करना। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती हैं। अनेक कर्तव्य ऐसे होते हैं जो नैतिक स्वरूप के होते हैं और जिनका पालन ना करना विधिक अपकार नहीं माना जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाना किसी व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य हो सकता है, और यदि वह उस व्यक्ति को नहीं बचाता है या बचाने का प्रयास नहीं करता है तो वो नैतिक अपकार, नैतिक कर्तव्य भंग कहलाएगा। परंतु विधिक दृष्टि से कोई अपकार नहीं होगा, इसलिए उसे विधि द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अवधि सीमा से बाधित ऋण यानी टाइम बार्ड ऋण जो हो जाता है को समाप्त करना लेनदार का अधिकार है, परंतु लेनदार का नैतिक अधिकार है, परंतु विधिक अधिकार नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या विधिक अधिकार और शक्ति दोनों एक ही हैं? तो इसके संबंध में हॉलैंड ने अधिकार को शक्ति से भिन्न माना है, और हॉलैंड का कहना है कि शक्ति में व्यक्ति अपने शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या कार्य से विमुख रहने की सामर्थ्य रखता है। दूसरे शब्दों में इसमें स्वयं की शक्ति द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचाने या बुरा करने की शक्ति निहित होती है, या किसी को किसी कार्य न करने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है, या कार्य करवाने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है। परंतु विधिक अधिकार में शक्ति स्वयं की ना होकर किसी अन्य, जैसे देवी शक्ति हो सकती है। विधिक अधिकार में तो राज्य की शक्ति होगी, परंतु जो अधिकार शब्द है वो बहुत व्यापक है और इसमें देवी शक्ति भी हो सकती है, नैतिक शक्ति भी हो सकती है नैतिक अधिकार में, या राज्य की शक्ति हो सकती है जिसे विधिक अधिकार कहते हैं। तो अधिकार में शक्ति स्वयं की ना होकर या तो दैवी शक्ति होगी, नैतिक शक्ति होगी, या राज्य की शक्ति के द्वारा वह दूसरों से कुछ कार्य कराने या उससे विमुख रहने की सामर्थ्य रखता है। सारांश यह है कि हॉलैंड ने विधिक अधिकार को एक ऐसी सामर्थ्य या क्षमता माना है जिसके द्वारा वह समाज की सहायता से, राज्य की सहायता से अन्यों के कृत्यों पर उचित नियंत्रण रखने में सफल होता है। ऑस्टिन ने अधिकार को शक्ति का ही प्रतीक माना है।
क्योंकि उनके विचार से प्रत्येक अधिकार की उत्पत्ति बल या शक्ति से होती है। अधिकार चाहे नैतिक हो, दैविक हो या विधिक, इनके साथ एक सहवर्ती कर्तव्य अवश्य जुड़ा रहता है। अगर इस कर्तव्य के अधिरूपण में बल या शक्ति निहित न हो तो यह सारभूत कर्तव्य नहीं रह पाएगा। इस प्रकार इस सारे विवेचन में यह उभर कर आता है कि विधिशास्त्र में विधिक अधिकार और कर्तव्य, लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज़ का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके आधार पर व्यक्ति की प्रायस्थिति या हैसियत, स्टेटस का निर्धारण होता है। सर हेनरी मैन ने स्टेटस के विषय में कहा है कि मनुष्य की वह विधिक स्थिति जिसमें विधि के प्रवर्तन द्वारा उस पर अधिकारों और कर्तव्यों का आरोपण किया जाता है, प्रायस्थिति स्टेटस कहलाती है। यानी व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के योग से समाज के वर्ग विशेष में जो प्रायस्थिति प्राप्त करता है, वह विधि द्वारा प्राप्त प्रदत्त होने के कारण अन्य व्यक्ति उससे वंचित नहीं कर सकता है। विभिन्न प्रकार के अधिकारों का विश्लेषण उस विधि के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उन अधिकारों का सृजन हुआ है और जिसने उन्हें संरक्षण दिया है। जो व्यक्ति किसी अधिकार का दावा करता है, उसे उस अधिकार के प्रति अपना स्वत्व या स्वयं का हक स्थापित करना आवश्यक होता है। अधिकारों और कर्तव्यों की धारणा के कारण ही विधिक क्षेत्र में वैधानिक व्यक्तित्व की संकल्पना प्रतिस्थापित हुई, क्योंकि व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनियोजित करने की समस्या का जो हल है वो वैधानिक व्यक्तित्व के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वैधानिक व्यक्तित्व, विधिक व्यक्तित्व के अनेक रूप है, जैसे पागल व्यक्ति, शिशु, उन्मत्त, एलियन, अन्य देशीय व्यक्ति, निगम आदि। इस कारण विधिक अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है। कंपनियों को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, इसलिए विधिक अधिकार के निर्धारण हेतु जिस वैधानिक व्यक्ति को क्षति कारित हुई है वह किस श्रेणी में आता है, यह देखा जाना आवश्यक है। जैसे विधि में शिशु, अवयस्क, पागल यानी मानसिक विकृत विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट परिस्थिति है और इस संबंध में उनसे संबंधित अधिकारों को विचार करते समय उनकी विशेष परिस्थिति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद।